नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप इंडिया न्यूज के ऐतिहासिक मंच पर हिंदुस्तान के टेलीविजन इतिहास में कभी कोई नेटवर्क ने देश को इस रूप से आगे नहीं रखा जिस रूप से इंडिया न्यूज और आईटीवी नेटवर्क ने आज रखा है। और आज का दिन रोहित मेरे साथ में जुड़ रहा है और पूरा का पूरा देश जुड़ रहा है, क्योंकि आज इंडिया न्यूज मौजूद है ऐतिहासिक लाल चौक पे। हर व्यक्ति के हाथ में रोहित तिरंगा है और जज्बा सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का है। तभी आज यहां से लाल चौक से इंडिया न्यूज कह रहा है सबसे आगे देश। बिल्कुल, यही इंडिया न्यूज की टैगलाइन भी है प्रदीप, सबसे पहले देश। हमेशा से इंडिया न्यूज ने देश को सबसे पहले रखा है और आज भी अपनी इस मुहिम सबसे पहले देश के जरिए एक बार फिर से इंडिया न्यूज अपनी इस मुहिम के साथ श्रीनगर के इस ऐतिहासिक लाल चौक पर मौजूद है। ये इतिहास इसलिए भी है प्रदीप क्योंकि इंडिया न्यूज पहला ऐसा चैनल है देश का जो इस ऐतिहासिक लाल चौक पर कोई लाइव कॉन्क्लेव करने जा रहा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त बहुत मायने रखता है और ये वक्त है जब हम आजादी के 75वें साल में हैं। अमृत महोत्सव सारा देश मना रहा है। बिल्कुल रोहित, और जब हाथ में तिरंगा रहता है और मन में तिरंगा रहता है तो देश के 130 करोड़ देशवासी आज साथ में इंडिया न्यूज के साथ में रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगे की बात की है, इंडिया न्यूज और आईटीवी नेटवर्क ने सबसे पहले इसको आगे रखा। और आज जिस आपने देखा कुछ समय पहले द ग्रेट इंडिया रन जो है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था। तो मतलब रोहित साफ है कि जब हाथ में तिरंगा हो और जब सबसे पहले देश का संकल्प हो तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज और आईटीवी नेटवर्क इसको ले रहा है। रोहित बिल्कुल प्रदीप, आपने ठीक कहा। 829 किलोमीटर की यात्रा है और 15 तारीख को ये जो मैराथन है ये दिल्ली पहुंचेगी। लेकिन खास बात यह है प्रदीप, मैं पहली बार श्रीनगर आया हूं और अब तक मैंने जो देखा सुना उससे बिल्कुल अलग पाया। और आज देखिए, मुझे लगता है इस तिरंगों को देखकर जो यहाँ तिरंगे लहरा रहे हैं, ये 75 तिरंगे हैं और ये 75 तिरंगे जाहिर कर रहे हैं कि कैसे जो कश्मीर है, श्रीनगर है, वो 75 साल आजादी के मनाने के लिए ललायित है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा, मुझे लगता है कि कश्मीर उस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। रोहित, एक समय हुआ करता था जब बंद की बात हुआ करती थी। अब ये जो नया कश्मीर है वो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, टूरिज्म की बात करता है और हर घर तिरंगा की बात करता है। तो क्या आप, क्योंकि पहली बार आए, क्या आप एक्साइटेड हैं इस वक्त, क्योंकि लाल चौक पर आप पहली बार मौजूद हैं, श्रीनगर में आप पहली बार आए, कैसा आपको लग रहा है माहौल इस वक्त? हर तरफ मेरे को तो सिर्फ तिरंगे तिरंगे दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का जुनून दिख रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं इसको शुरू करने के पहले रोहित सैल्यूट करना चाहता हूं सबके सब इस वक्त आर्मी के प्रोफेशनल्स को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसको चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पहल में हमारा सहयोग दिया। रोहित बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि हमारे सभी जवान जो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और जो लगातार हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, जम्मू कश्मीर की, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन सभी को आईटीवी नेटवर्क दिल से सलाम करता है। और सबसे पहले देश, अपनी इस टैगलाइन के साथ हम अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं, इंडिया न्यूज मंच। और ये मंच ऐतिहासिक मंच है क्योंकि ये मंच श्रीनगर के दिल से है, ये मंच हिंदुस्तान के मस्तक से है, जम्मू कश्मीर से है। और इस मंच की शुरुआत प्रदीप मैं चाहता हूं आप करें। चलिए अब चलते हैं मंच पर, ऐतिहासिक मंच पर। ऐतिहासिक मंच पर दोस्तों आज जो है मैं चाहता हूं आप इसको एक तिरंगे को एक सेकंड पकड़े हम, क्योंकि मंच पे जा रहे हैं। दोस्तों ये ऐतिहासिक पहल है इंडिया न्यूज और आईटीवी नेटवर्क की लाल चौक से। और इस मुहिम को आगे शुरू करने के पहले मैं कहना चाहता हूं रोहित, सबसे पहले हमारे साथ में जो जनरल जे सिंह जुड़ने वाले, पर आप मुझे बताइए रोहित, मैं उनके पास जाने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, जरा अगर आप अपने सामने देखें और अगर आपके लेफ्ट राइट हर तरफ देखें, ऐसा माहौल आपने कभी देखा है? ऐसा कोई इनिशिएटिव किसी टेलीविजन नेटवर्क ने कभी लिया है? बिल्कुल प्रदीप, देखिए मैं तो यहाँ, मैंने कहा ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं यहाँ आया तो एक अलग तस्वीर मेरे दिमाग में थी, लेकिन मैं यहाँ हूं तो एक अलग कश्मीर मेरे दिमाग में है। वो कश्मीर जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, वो कश्मीर नहीं जिसके बारे में सुना करता था, वो कश्मीर जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अपने दिल से महसूस कर रहा हूँ और ये तिरंगे देख रहा हूँ। दोस्तों तो हम शुरू करते हैं इंडिया न्यूज आईटीवी नेटवर्क के ऐतिहासिक पहल सबसे पहले देश। हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति है और आज आईटीवी नेटवर्क ने इस ऐतिहासिक लाल चौक से इसकी शुरुआत कर दी है। ऐतिहासिक लाल चौक से आईटीवी नेटवर्क का हर एम्प्लॉय, हर सदस्य, हर टीम मेंबर सिर्फ एक ही बात कह रहा है, सबसे पहले देश। और आज मंच को शुरू करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जनरल जे सिंह को, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल जे सिंह, ऐतिहासिक मंच पर आप इंडिया न्यूज आईटीवी नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं। मैं लाल चौक पर मौजूद हूं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त जहां देशभक्ति का एक तरफ माहौल है, 130 करोड़ देशवासी देशभक्ति की बात कर रहे हैं, चीन जैसे जो पड़ोसी हैं वो हमको आंख उठा के देखने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल जे सिंह, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जमीनी हालत को जानता हूं क्योंकि मैंने वहां पे फौज में नौकरी की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल भी रहा हूं।
तो मुझे उधर चप्पा चप्पा जो इलाका है उसके अज्ञान है। चीन हमेशा कोशिश यही करता है कि उसको जो उनके क्लेम्ड इलाके हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको उसके ऊपर अख्तियार करने का वो प्रयत्न करता रहेगा। इसलिए हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि चीन के साथ अगर हम नरमी से अपना व्यवहार उनके साथ करें तो वो हमारी बात को मान जाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले बार जो बड़ी गलती की थी, जो 1954 में हमने उनके साथ हिंदी चीनी भाई भाई का समझौता किया था, उसमें पहली बार चीन को हमने ढील दी कि हाँ आपकी शर्तें हम मंजूर करते हैं, हमारी कोई शर्त नहीं। तो वो भूल का भुगतान अभी भी हम कर रहे हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि चीन प्रयत्न करता रहेगा, लेकिन उसको रोकने के लिए अब हम उनकी चालों में नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि हम उनकी चालों में नहीं आएंगे। जनरल जे सिंह, मैं जानना चाहता हूं, तो जिस तरीके से चीन अपनी मशीनरी को मॉडर्नाइज कर रहा है, क्या हिंदुस्तान को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं? देखिए, ऐसी जो उड़ान होती है वो कई बारी उसका मतलब ये होता है कि वो हमको भड़का रहे हैं। हम ऐसे आसानी से भड़केंगे नहीं। हमारे भी फाइटर उस समय हवाई जहाज जो थे, हमारे लड़ाकू विमान, वो भी हवाई दौरान अपने दौरा कर रहे थे। और जैसे ही देखा हमने कि चीन के हवाई जहाज हमारे बॉर्डर के नज़दीक आ रहे हैं, नो फ्लाई जोन में आ रहे हैं, हमने उसके लिए भी अपनी हिफाजत के लिए कार्रवाई की और आगे भी करेंगे। तो हम उससे हमें कोई भय नहीं है। आप कह रहे हैं जनरल जे सिंह कि हमें कोई भय नहीं है, तो मैं अगर आप कह रहे हैं जनरल जे सिंह कि हमें कोई भय नहीं है, तो मैं अगर प्रेपरेशन की बात करूं, क्योंकि इस वक्त मैं लाल चौक पे हूं, इस वक्त पूरी तरीके से देशभक्ति का माहौल है, तो जी, चीन एक चालाक देश है। उसने कई बार हमारे से धोखा भी किया है। और जब 62 की वॉर होने वाली थी, उस समय आखिरी मौके तक कहते हैं कि हम बातचीत से सुलझा लेंगे इस प्रॉब्लम को, लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने हमले की पूरी तैयारी कर ली। 1959 में मेरे हिसाब से जब दलाई लामा इंडिया में आए, उनको हमने शरण दी, तभी माओ से तुंग उनका जो प्रेसिडेंट चेयरमैन था चाइना का, और चौवन लाई जो उनका प्रधानमंत्री था, उन्होंने एक बैठक की और बोला हम हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे। 1959 में यह फैसला लिया गया और उन्होंने 3 साल में पूरी तैयारी कर ली, लेकिन हमको धोखे में रखा। बातचीत करते रहेंगे, बातचीत से सुलझाएंगे प्रॉब्लम को। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना के ऊपर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी फौजों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जी, जनरल जे सिंह आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, रोहित, मैं आपके ऊपर हैंडओवर करने के पहले मैं जरा यहाँ पे जाना चाहता हूं। मेरे साथ कार्तिकेय शर्मा जी मौजूद हैं यहाँ पे, जो ITV नेटवर्क के फाउंडर है। मैं आपके पास एक बात पूछना चाहता हूँ कार्तिकेय जी, की पूरा देश आपको सुनना चाहता है। ये ऐतिहासिक पहल आज आपकी लीडरशिप के अंदर लाल चौक से आप देख रहे हैं, इंडिया न्यूज सबसे पहले देश की मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से आपने जब देखा आसपास देशभक्ति का माहौल है? एक देश, एक झंडा, हर घर तिरंगा, ये कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज लाल चौक पे यहाँ पर आकर सबों के बीच में ये मौका मिला है इस कार्य का, ग्रेट इंडिया रन का शुरुआत करने का। और आप सबों के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत हुई है, ये कश्मीर से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगी, इंडिया गेट तक, और ये दौड़ के साथ साथ ये पैगाम जाएगा अमन और शांति का। मुझे पता है आप कम बोलते, पर एक और सवाल आपसे मैं लूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगे की बात की, और आज जब आप लाल चौक पे हर घर तिरंगा देखते हैं, 75 साल आजादी के 75 झंडे, इस पर आपको लगता है कि ये बहुत ऐतिहासिक है? क्योंकि कोई ऐसा सोच नहीं पाता कि लाल चौक से इस मुहिम को शुरू किया जाए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक दिन है और इसको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन उस 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत यहाँ से हुई, श्रीनगर से, और ये जाकर दिल्ली में ख़त्म होएगी। तो ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला, महसूस होने वाली फीलिंग है।
कार्तिकेय शर्मा आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ जुड़ रहे थे। रोहित, आपने सुना किस तरीके से कार्तिकेय जी ने कहा कि गौरवान्वित करने की बात है और ये ऐतिहासिक भी है। रोहित, आप मुझे बताइए कि आपके लिए ऐतिहासिक है। मैं चाहता हूं कि आप जो है आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान जुड़ने वाले हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस करिए और इस मंच को आगे ले जाइए। बिल्कुल प्रदीप, थैंक यू वेरी मच। और आपने बात की अभी जनरल जे सिंह से, और मैं अब जो हमारे अगले मेहमान हैं वो जम्मू कश्मीर के ही बेटे हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जे सिंह हमारे साथ जुड़ें। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ऐतिहासिक मौका है, और इसीलिए मैं सवाल आपसे विकास को लेकर पूछना चाहूंगा, क्योंकि 3 साल पहले इसी विकास के वादे के साथ 370 को हटाया गया था। कहां तक वो वादा पूरा हुआ सर? कहां तक पहुंचे? यदि आप मुझे संक्षेप में पूछे तो मैं ये कहूंगा कि 5 और 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का हटना ही अपने में एक बहुत बड़ा बदलाव था। जैसे मैंने उस दिन संसद में इस बहस के दौरान भी कहा था कि 370 वॉज अ मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी। और इस कारण कि संविधान में जो संविधान के निर्माताओं ने लिख दिया था कि ये एक अस्थाई व्यवस्था है, टेम्पररी प्रोविजन जी, और इसकी पैरवी करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक चर्चा के दौरान स्वयं ये कहा था। जब डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि इस पर पूरा विचार किया जाए, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मुखर्जी आप चिंता न करिए, ये धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी। तो घिसते घिसते घिस जाएगी, इस एक्सप्रेशन का उपयोग उन लोगों ने किया था जो इसकी पैरवी करते थे। परंतु फिर भी एक बहुत बड़ी विडंबना, जिसे की दुरुस्ती कई दशक पहले हो जानी चाहिए थी, उसको 75 बरस उसी तरह कायम रहने दिया गया। और मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए कि जिस प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना स्वतंत्रता के बाद देश भर में हुई, उस प्रकार की जम्मू कश्मीर में ना हो पाई। जम्मू कश्मीर मात्र एक ऐसा प्रदेश और एक ऐसा राज्य रहा जो उस व्यवस्था से वंचित रहा। ये तो मोदी जी के आने के बाद वहां पर पंचायतों के चुनाव भी नियमित ढंग से होने लगे, और 70 वर्ष के बाद पहली बार, मुझे विश्वास है इतिहासकार विश्लेषक इस पर भी आंकलन करेंगे क्या कारण था, कि मोदी जी के आदेश पर पहली बार 75 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में जिला परिषदें गठित हुई, और पहली बार 73 और 74 संशोधन लागू करके पंचायतों को उनको आर्थिक और अन्य प्रकार की स्वायत्तता दी गई। और वो पार्टियां राज करती रहीं जम्मू कश्मीर में इतने वर्ष जो सेल्फ रूल जैसे नारे लगाया करती थी। लेकिन अगर सेल्फ रूल का वास्तविक अर्थ यह है कि वो रूल, वो स्वराज्य जिसका जन्म धरती से हुआ हो, तो पंचायतों और जिला परिषदों के गठन के बाद उसका सही माने में अर्थ, उसकी सही माने में परिभाषा हमें समझाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों की चर्चा करें तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो रुके पड़े थे, राजनीतिक कारणों से प्रारंभ किए गए। राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट मोदी जी ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए तो ये जो तस्वीर आप देख, तस्वीर भारत का नाज, कश्मीर की बात, और ये जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं मंच से, लगातार हम वो तमाम आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार वो इंटरव्यूज हम आपको दिखा रहे हैं जो ये बताते हैं कि कश्मीर इस देश के लिए कितना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आप जितेंद्र सिंह से भी बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर अब बदला है, लाल चौक अब बदला है। और जिस तरह की तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ ही मिनटों पहले की हैं, जब द ग्रेट इंडिया रन को यहां पर झंडी दिखाई गई। और ये जो ग्रेट इंडिया रन है 15 अगस्त तारीख होगी और जगह होगी इंडिया गेट। जब ये यहां पर पहुंचेगा, कश्मीर से दिल्ली को कनेक्ट करना, ये अगर आप खुद में अगर देखें तो बहुत बड़ी बात पहले दशकों में मानी जाती थी, 3 साल पहले तक मानी जाती थी, और 370 हटने के बाद या फिर 35 के हटने के बाद अब ये संभव है। और ये संभव कर दिखाया है इंडिया न्यूज ने। ऐतिहासिक मंच, ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक क्लॉक टावर आप देख रहे हैं। ये लाल चौक का जो क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, ये खुद में ऐतिहासिक है, क्योंकि 3 साल पहले तक यहां डर की तस्वीर होती थी, लेकिन अब यहां पर कोई डर नहीं। यहां तिरंगा फख्र से लहराता है, यहां पर तिरंगा लहराने में गर्व महसूस करते हैं लोग।
आईटीवी के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा जी हैं। कार्तिकेय जी, क्या कहना चाहेंगे? लाल चौक से दिल्ली, ऐतिहासिक दिन है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और ये मैं मानता हूं कि हमारे लिए 75वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। हम 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये जो हमारे एथलीट्स दौड़ेंगे लाल चौक से लेकर इंडिया गेट तक, ये जरूर एक नींव का पत्थर बनेगा आने वाले समय के लिए। लगता है एक संदेश देश के लिए, कश्मीर के लोगों का, क्योंकि कश्मीर के बच्चों ने भी भाग लिया कि अब कश्मीर से दिल्ली दूर नहीं। एक देश, एक संविधान, एक झंडा, हर घर तिरंगा। शुक्रिया। कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे। किलोमीटर का सफर तय करेंगे जब ये लोग। देखिए, चुनाव कब होगा इसका फैसला तो चुनाव आयोग करेगा जी। मोदी जी और मोदी जी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती जी, जिसमें से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और इसलिए चुनाव कब होगा ये प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7/365 पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे संसद का हो। आपने देखा होगा हमारी कार्यशैली भिन्न है, जिसे पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं। एक राज्य का चुनाव समाप्त होता है, उसी दिन सायंकाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले राज्य के चुनाव की बैठक ले लेते हैं, भले वो 1 साल बाद क्यों ना हो। ये ऐसी पार्टी नहीं है कि जो सिर्फ चुनाव के दिनों में सक्रिय होती है। ठीक है, हम 2400 घंटे सक्रिय हैं, इसलिए कभी भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया इंडिया न्यूज मंच पर, इस ऐतिहासिक मौके पर आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमसे बातचीत की, बताया डेवलपमेंट को लेकर क्या चल रहा है, विकास की बात उन्होंने की, चुनाव को लेकर भी कहा उन्होंने, हालांकि उसमें इलेक्शन कमीशन की बात कही कि इलेक्शन कमीशन का विशेषाधिकार है। लेकिन अब हम अपने अगले सेशन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव और बनाते हैं। अभी तो हमने जनरल जे सिंह से बात की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात की, अब मैं अपने अगले सेशन की ओर बढ़ता हूं जहां पर कश्मीर के कुछ युवा हमारे साथ जुड़ेंगे और कश्मीर के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। मेरा अगला सेशन है और सेशन के जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, साथ ही मैं अपना जो क्रू है उनसे कहूंगा कि यहाँ पर चूंकि अगला सेशन है तो हमारे गेस्ट हैं बैठेंगे तो मंच पर उनके बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि हम अपना सेशन शुरू कर सकें। और उसके बाद मैं जो बाकी मेहमान हैं अपने मंच के उनको मैं फटाफट यहाँ पर बुलाऊंगा और फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। मैं नाम अनाउंस कर दे रहा हूँ इतने। मेरे साथ इस वक्त शेख आमिर साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मैं आपसे अनुरोध करूंगा शेख आमिर साहब आप आए हम यहाँ इंडिया न्यूज के मंच पर। और अगले जो मेहमान हैं एडवोकेट इरफान हाफिज लोन साहब, डीडीसी हैं संग्रामा, और वो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि सर आप भी मंच पर आएं। और साहिर बशीर भट्ट साहब स्टेट प्रेसिडेंट हैं आरएलजेपी के, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और इस इंटरैक्टिव सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी प्रदीप भंडारी। तो प्रदीप प्लीज कम एंड मंच इज ऑल योर्स। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए हमारे पैनलिस्ट के लिए। ये आप में से ही हैं, आपके ही हैं सब, इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। मैं लोन साहब के लिए, शेख आमिर के लिए और साहिल के लिए, आप सभी बैठिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि ये कश्मीर का ही पैनल है, जम्मू कश्मीर का ही पैनल है और ऐतिहासिक लाल चौक पर हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं आप इन सभी को माइक्स दे दिया जाए। लोन साहब मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप तब से आपको आवाज, आपका माइक भी सही चल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं लोन साहब, आप तब से सबको सुन रहे थे, मैं नए कश्मीर की बात करना चाहता हूं। आज मैं डेटा पढ़ रहा था लोन साहब, इसमें टूरिज्म अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में ही 78 लाख टूरिस्ट आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पिछली बार से 40% से ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब हर बार से 40% से ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि वो वैली आए। आपको नहीं लग रहा कि अब जो है पुरानी बातों को भुला देना चाहिए और अब जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है इसमें आपको भी और सबको इसमें योगदान देना चाहिए, जैसे बाकी सब लोग दे रहे हैं, आपको भी इसमें योगदान देना चाहिए। देखिए स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं डेटा पढ़ रहा था, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जम्मू कश्मीर के 500 एथलीट्स नेशनल कॉम्पिटिशंस में जीते हुए। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं हम सारे विकास के साथ है, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे जिस तरीके से आप विकास को इसके साथ जोड़ते हैं, अगर आप पूरे देश में कहीं पर भी जाएंगे जहां पर धारा 370-35 से नहीं था, राजधानी में जाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर देखिए, मैंने देखा है, आज भी देखता हूं कि वहां पर डस्टबिन से लोग खाना निकालते हैं और लोगों के पास शेल्टर नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो
गरीबी सत्ता से नीचे भी रहने वाला था, उसके पास भी छत भी था और खाने के लिए रोटी भी थी। तो जो आप कहते हैं धारा 370 रुकावट थी, तो बात ही नहीं की। प्लीज जस्ट आई एम कंक्लूडिंग, वो उसमें कोई सत्य नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे 5 अगस्त का जो निर्णय था पूरे देश में, आप देखिए चाहे हिमाचल बना, झारखंड बना, कोई भी राज्य बना, अब सुनिए वहां पर अभी तक किसी भी राज्य को यूटी नहीं बनाया। 5 अगस्त का दिवस हम काला दिवस मानते हैं क्योंकि हमें नहीं पूछा गया, हमारी मर्जी के खिलाफ। लोन साहब मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर में साहिल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोन साहब हो गई पोस्टरिंग, अब फैक्ट्स पे आ जाते हैं। मैंने बोला आपसे साहिल, मुझे बताइए, साहिल मैं बोल रहा हूँ, लोन साहब संविधान, मुझे पता आप रोकेंगे मुझे, भारत संविधान का आर्टिकल, मैंने आपसे पूछा कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मैंने एक से सुन जाइए ना, आप हो जाइए, नहीं आपने आधा सेकंड देंगे आप, निवेदन है आपसे, प्लीज एक सेकंड निवेदन है, बोलिए। हिंदुस्तान का आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसको यूटी बनाना हो या कुछ बाइफरकेट करना हो, वहां की असेंबली से पूछे। हमें आपने 6 मिनट, आपने 8 सेकंड ले लिए, अब आपने 8 सेकंड ले लिया। मेरी बात सुनिए, आपने जेल में क्यों डाला हमें? 8 सेकंड, अगर हम सवाल 8 सेकंड देखिए, तो आपने 6 महीने में जेल में। अब मेरी बात सुनिए, हम और आप करके नहीं, सभी संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, साहिल के पास आने दीजिए, और हम लड़ते अगर ये रहेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है साहिल, संविधान के दायरे में हासिल करके रहेंगे। लोन साहब मैं जानबूझ के पिच हाई नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आज के दिन में अवाम भी सुन रही है। मैं साहिल कह रहा हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं वो मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट उसको निर्धारित करेगा। अब सुन लीजिए, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका नाम साहिल है। लोन साहब साहिल के पास आऊंगा, साहिल आप माइक को अपना आगे करिए। साहिल मेरी एक बात साहिल, मैंने इरफान साहब हमको बात करने दीजिए, चलिए आपकी बात। साहिल मैंने बात करी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 200 करोड़ रुपए जाते हैं और 500 जम्मू कश्मीर के एथलीट्स मेडल्स लेके आते हैं, तो ये क्या नया कश्मीर नहीं है? अगर मैं बात कर रहा हूं टूरिज्म बढ़ रहा है, इससे व्यापार, इससे आमदनी तो जम्मू कश्मीर के लोगों की बढ़ेगी। और लोन साहब क्या बात करते हैं, आपका हमारा, आपका हमारा, सच्चाई तो यही है, सब के सब एक है। ये नैरेटिव कब तक पेडल किया जाएगा? आज मैं नए कश्मीर की बात कर रहा हूं, आज मैं हर घर तिरंगे की बात कर रहा हूं। इसमें क्या गलत है? अगर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इसमें क्या गलत है? टूरिज्म बढ़ रहा है। साहिल देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 पे जो इन्होंने बात कही और जो ये कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको एब्रोगेट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट अपने मैटर इज सब जुडिस, ये जजमेंट ना दे, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो क्या जजमेंट देगी। रही बात हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, रही बात हमारे टूरिज्म की, इस साल वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 1 करोड़ टूरिस्ट्स सिंस, जोरदार तालियां हो जाए, सिंस 89। दिस इज ह्यूज, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। प्लीज गो अहेड, बोलिए साहिल। बिल्कुल, ये विटनेस किया हमने, और पिछले 32 सालों में जो यहां पर बीज बोए गए थे टेररिज्म के, जो यहां पर बीज बोए गए थे ऑटोनॉमी के, जो यहां पर बीज बोए गए थे सेल्फ रूल के, जिन लोगों ने हुकूमतें की यहां पर, क्या आर्टिकल 370 से पहले उन लोगों ने ऐसी कोई डेवलपमेंट की थी, हमको देखने को मिली थी? क्या वो टेररिज्म को खत्म करने में कामयाब हुए थे? नहीं हुए थे। आज हम इस मंच पर खुले आसमान के नीचे पीसफुली, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये है डेवलपमेंट, दिस इज डेवलपमेंट। ये हमको देखने को मिला, इसी लाल चौक में बोला था उन्होंने। देश की सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है कि नहीं है? आपको देश बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्रामे नहीं चलेंगे। ये ड्रामे हम 35 साल से देख चुके हैं, 70 साल से हम ये ड्रामे देख चुके हैं। इरफान साहब, ड्रामे खत्म हो गए, ड्रामे खत्म हो गए, ये ड्रामा नहीं है, ड्रामे खत्म हो गए, ड्रामे खत्म हो गए, ड्रामे खत्म हो गए। हम नए कश्मीर की बात कर रहे हैं और नया कश्मीर ये है, नए कश्मीर की बात कर रहे हैं और ये नया कश्मीर है। लोन साहब देखिए, अब निर्णय 2 हो जाए, या तो हम तथ्यों से बात करें, हम यही पुराने एजेंडे चल। मैं यहाँ पे नई बात करने आया हूँ और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप उनको बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप उनको बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? लोन साहब आप उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मेरी बात सुन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज, मुझे बताइए, जब अक्सा गुलजार ब्रॉन्ज मेडल जीतती है वर्ल्ड पैनकेक चैंपियनशिप के अंदर, जम्मू कश्मीर की बेटी है, क्या गौरवान्वित नहीं महसूस करना चाहिए? जब जम्मू कश्मीर के 500 युवा
नेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर मेडल जीत के आते हैं। क्या ये नया कश्मीर नहीं है? मैं कह रहा हूं आज के दिन तो अपनी राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, जिसकी ये बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा, पर आज मैं पूछना चाहता हूं नए कश्मीर के युवा की बात करना चाहता हूं, इसमें क्या गलत है? शुक्रिया, बहुत अच्छा माहौल है। नए कश्मीर की आप बात कर रहे हैं। गौरव होगा, लेकिन किस बात पे होगा? आप नए कश्मीर की बात करते हैं कि नए कश्मीर में क्या है? नए कश्मीर में हमारे पास लद्दाख नहीं है। नए कश्मीर में हमारा युवा बेरोजगार है। नए कश्मीर में कत्लोगारत है। नए कश्मीर में खौफ है। नए कश्मीर में हमारा नौजवान परेशान है। नए कश्मीर में फिजाओं में खौफ है। और आप नए कश्मीर की बात करते हो, 370 की बात करते हो। 370 की बात क्या हुई थी? ये हुई थी कि तरक्की होगी, विकास होगा। विकास हुआ? तरक्की बात करने दीजिए। मुझे पता है आप बात करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नए कश्मीर में जमहूरियत नहीं है। मैं तो नए कश्मीर में बोलने की आजादी नहीं है। अच्छा, मुझे आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आज हमने देखा कि प्रियंका गांधी को किस तरीके से घसीटा गया। साहिल, इनने बोला कि रोजगार कम हुआ। बात करने दीजिए। बात के पास आ रहा हूं, मेरे पास समय आपके पास नहीं जाइए। अभी तो मैंने अपना पक्ष रखा ही नहीं। प्रदीप जी ये जो बात कर रहे हैं ना बेरोजगारी की, 78 लाख टूरिस्ट आएंगे, रोजगार नहीं बढ़ेगा। अगर 30% टेररिज्म कर होगा उससे फायदा नहीं होगा। आप टेररिज्म की बात करते हो। जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं साहिल, ये बैकलॉग किसने खड़ा किया है? साहिल, ये प्रदीप जी बैकलॉग किसने खड़ा किया है? करने दीजिए। ये 70 सालों का बैकलॉग है। 70 सालों का बैकलॉग है। साल जोड़ देते हैं। 70 सालों का बैकलॉग है। नहीं, बात करने दीजिए। ये बैकलॉग 15 दिन में खत्म नहीं हो सकता। नहीं, सरकार बैकलॉग है। बैकलॉग कौन खत्म करेगा? बैकलॉग का बता दीजिए। इनका ये फिर भी बात नहीं करते। ये बैकलॉग कौन खत्म करेगा? बात सुनिए। मेरे पास साहिल साहब, आपको मौका भी है, आपको हुकूक भी है, आपके पास जमहूरियत भी है, लेकिन यहाँ मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग यहाँ पे आपस में लड़े। हम मेरी बात सुनिए। 2 मिनट दीजिए। मेरे पास डिबेट पे 4 मिनट। मुझे अपने मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, फिर आपको 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड। हम बात करते हैं आगे की। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर 78 लाख टूरिस्ट आते हैं, क्या उससे रोजगार नहीं बढ़ेगा? मेरी ये 370 की मैं बात नहीं करना चाहता। मैटर सब जुडिस है। उस सब जुडिस मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करेंगे, वो आपका फैसला करेंगे। उस पर तो आप विश्वास करते ही। आप मुझे बताइए, इस पर आप जवाब दीजिए। सयाह आए, यहाँ की सैर करें। यहाँ के लोग मर रहे हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के नौजवान परेशान हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे जमहूरियत है? यहाँ पे कोई आईन के तहत कुछ काम हो रहा है, दबाया जा रहा है? ये लाल चौक में आप बैठे हो, 70 साल कह रहे हो। ये कांग्रेस की देन है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का जो बार बार आप कहते हैं अटूट अंग है, ये कांग्रेस की देन है। और उसके बाद आप कहते हो कि यहाँ पे तरक्की हुई, विकास हुआ। किस विकास की बात करते हैं आप? मैं एक बात नहीं कांग्रेस समझ के पा रहा। देखिए, जब अक्सा गुलजार, जब जामिद, जब सजाद, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर के आइकन्स हैं, जो जब जाके साहिल आइकन बना रहे हैं जीतते हैं। इनको आइकन, अरे मेरी बात ये आइकन नहीं बनेंगे। जब ये मैं कह रहा हूँ साहिल, जब ये जम्मू कश्मीर के लिए मेडल लेके आइकन नहीं बनेंगे। जब टूरिस्ट आएंगे, जब रोजगार नहीं बढ़ेगा। ये चाहते पैसिमिज्म रहे, चाहते पैसिमिज्म रहे। जब मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले देश, इनको दिक्कत हो रही। साहिल आज तो मत लड़िए, कश्मीरी को मौका नहीं दिया। आज तो यूनिटी की बात करिए। कश्मीरी को मौका मिल रहा है, बात करिए। वो इस वक्त मिल रहा है। सारे अवाम यहाँ पर सुनो। साहिल, आप बैठ जाइए। मैं आज अचंभित हूँ इस बात पे। नहीं, आप 2 मिनट से दे रहे हैं। आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। यहाँ पे आवाम सुन रही है। यहाँ के टीवी स्टूडियोज पे बैठकर जो कश्मीर के तर्जुमानी, यहाँ की निगहबानी, यहाँ की रहनुमाई की बात करते हैं, वो हमारे लीडर नहीं है। जो यहाँ के नौजवान ये कहते हैं कि वो कश्मीर के रहनुमा है, वो हमारे लीडर नहीं है। हमारे लीडर वो हैं जिनको सताया जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, जिनको जेलों में बंद किया जा रहा है। आपसे इस वक्त कहना चाहता हूँ, बात करने का हक मैं इस वक्त कह रहा हूँ, आज मैंने आपसे जमहूरियत का नंगा नाच है, जमहूरियत का जनाजा है। रुक जाइए, हम दबाएंगे नहीं। आप बैठे, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, मेरे पास समय इतना ही था। मैं यहाँ पे कोई लड़ने के लिए नहीं हूं। मैं सिर्फ सबसे पहले देश की बात कर रहा था, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की बात कर रहा हूं। ये सब 364 दिन हम कर सकते हैं, और सबसे पहले देश में हर बात आगे आनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर जम्मू कश्मीर का युवा अगर उसके रोजगार बढ़ाने की बात है, उसी के कारण होगा। हम इस पैनल के साथ नहीं जुड़े थे। रोहित, आपने सुना यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। रोहित, ओवर टू यू। हमारे पास समय खत्म हो गया। इरफान लोंजी, मैं रनिंग आउट ऑफ शेड्यूल। आप मेरे साथ तीनों जुड़े, आप तीनों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ पे लोगों ने अपने विचारों को रखा, गर्मी से रखा रोहित, पर मैं कहता हूं आज के दिन तो सबसे पहले देश की बात होनी चाहिए। रोहित,
ये सब स्टूडियोज में होगा। आज का मौका उसके लिए नहीं। रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े मंच पर। आपका भी और बहुत-बहुत ठीक है, थोड़ा सा गहमा-गहमी हुई, लेकिन दिल में कुछ मत रखिएगा। गहमा-गहमी होती है। हम सब देखिए, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, हम नए कश्मीर की बात कर रहे हैं। और इस नए कश्मीर की बात में मैं कुछ नए मेहमान यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूं, और फिर ताकि हम अपने नए सेशन को आगे बढ़ाएं। सवाल यही है कि कितना बदल रहा है कश्मीर। देखिए, इसमें मेरे साथ अगले पैनल में मेरे साथ सज्जाद बेग साहब, महासचिव जनता दल यूनाइटेड, प्लीज आप मंच पर आए सर, इंडिया न्यूज में। और खालिद राठौर साहब अपनी पार्टी से, आप प्लीज इंडिया न्यूज के इस मंच पर आए। और आज जो इतिहास रचा जा रहा है लाल चौक से, इंडिया न्यूज जिसका साक्षी है, उसके आप भी साक्षी बने, उसके आप भी साथी बने। शिवान असई साहब इस वक्त है मेरे साथ, कश्मीरी पॉलिटिशियन है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास शो में, जो कि श्रीनगर के दिल लाल चौक से हम आयोजित कर रहे हैं। सर, आप अपने माइक लीजिए और अपने सेशन की शुरुआत मैं चाहता हूं करूं, और आप लोग मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजाकर जोरदार तरीके से हम अपने मेहमानों का स्वागत करें, ताकि फिर हम नए कश्मीर की बात कर सकें। और जैसा कि प्रदीप ने अपनी डिबेट के आखिर में कहा, मैं अपनी डिबेट के शुरुआत में कह रहा हूं, मैं लड़ने नहीं आया हूं, ना मैं लड़ाने आया हूं, मैं कश्मीर की बात करने आया हूं। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शुरुआत करते हैं। सज्जाद बेग साहब, आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर बदल रहा है जैसा दावा किया जाता है? ये सवाल मेरा आप लोगों से इसलिए क्योंकि देखिए, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप यहाँ की परिस्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और बिल्कुल सच सच बताइएगा कि क्या चेंजेस आपने पिछले 3 सालों में कश्मीर में देखे, क्या नोटिस की? देख लीजिए, हमारा कश्मीर जो 370 की आप बात यहाँ पर बार बार कर रहे थे, 370 के बाद कश्मीर बदल जाएगा। 370 के बाद कश्मीर बदल गया। मैं नहीं कह रहा हूं कश्मीर बदल गया, कम से कम पथराव से छुटकारा मिल गया। चलिए, एक पॉजिटिव पॉइंट। मगर उसके बाद अगर हम देखें, अगर कहीं पर भी विकास हुआ, वो बीजेपी का विकास हुआ, आम लोगों का विकास नहीं हुआ। अगर हम आज की बात करें, अगर हम मैं पहले एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं यहां पर। हमारे जो यहां पर पुलिस के लोग हैं, अगर 370 में इन्होंने कहा था कि हम जो भी हक मिलता है वो सबको मिलेगा। अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस को जो अगर हम रिस्क अनाउंसमेंट देखें, 100 रुपए मिलता है। अगर एक ही ड्यूटी है उनकी, जो हमारे बाहर से भी फौज आता है उनकी भी एक ही ड्यूटी है, और इनकी भी एक ही ड्यूटी है। अगर हम जेएंड के पुलिस की बात करें, उनको 1% टोटल मिलता है। पहली बात वो। दूसरी बात अगर हम करें, मेडिकल अनाउंसमेंट, 300 रुपीज हमारे जवान को, जेएंड के पुलिस के जवान को मिलते हैं, 300 रुपीज। 3 साल में कश्मीरियों का किसी ने नहीं सोचा। कम से कम अपने बैलेट फोर्स का तो ये सोच लीजिए, 300 रुपए आज एक पैरासिटामोल का टेबलेट आता है। पहले की सरकारों ने सोचा था। आप प्लीज मुझे बात करने दे दीजिए, मैं लड़ने नहीं आया हूं। नहीं, मैं हकीकत बोलने आया हूं। तो सवाल हकीकत को नहीं, मैं उधर ही जाऊंगा, आप मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए, मैं वहीं जाऊंगा। अगर हम यहाँ की युवाओं की बात करें, हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं, गलतियां हर एक से होते हैं, वो पीएसए में सड़ रहे हैं। अगर कश्मीर को बदलना है, पहले हमारे जो नौजवान जेलों में है, हर एक से गलती है, उनको पहले यहां पर लाइए, इस मंच में बोल लीजिए उनकी गलती क्या थी। अगर आप देख लेंगे कश्मीर इंसानियत, मतलब आप कह रहे हैं उनको बिना गलती के जेल में डाल दिया। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको मैं कहता हूं, मैंने पहली कहा गलती हर एक से होती है, आप बात को मत घुमाइए। नहीं, मैंने पहली कहा गलती हर एक इंसान से होती है। गलती और गुनाह में अंतर होता है। मगर गलती और गुनाह में अंतर होता है। नहीं, मेरी बात आप सुनिए, मगर गलती और गुनाह में अंतर होता है। नहीं, मेरी बात आप सुन लीजिए। गुनाह जिसने किया है, मैंने उनकी बात नहीं की। गलती और गुनाह ये 2 वर्ड है। मैं फिलहाल गलती की बात कर रहा हूं। गलती हर एक कर रहा है, गलती हर एक इंसान से होते हैं, मगर उसको सुधरने का मौका हमें देना है। अगर विकास इन चीजों पर हुआ, अगर किसी को भी विकास हुआ,
वो बीजेपी के लोगों को विकास हुआ। अगर आप कश्मीर का विकास करना चाहते हो, कश्मीर का सच में विकास करना चाहते हो, कश्मीरी लोगों पर आपने, जो लोगों ने ये जीएसटी लगा दिया, जो ये बाकी पॉलिसीज लगा दिए, हमारे आज के यहाँ पर लाल चौक में इतने दुकानदार होंगे, सारे बैठे हुए हैं कि उनको काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। खालिद राठौर जब तक आप उन लोगों को नहीं बदल दोगे, ऐसी चीजों को नहीं बदल दोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करना बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच। क्या किसी तरह के चेंजेस आपने नोटिस किए हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ, एक पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ रहा है कश्मीर? कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनको पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन आप लोग हैं, आप लोग जनता के नुमाइंदे भी हैं, चीजों पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो आप बताइए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सबसे पहले शुक्रिया मैं आपका करता हूं कि आपने मुझे चांस दिया यहाँ पे बोलने का। जहां पे हम कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको भी पता है, आप मीडिया से है, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि आपको, मुझे लग रहा है कि आज कश्मीरी से ज्यादा जो है यहाँ पे, यहाँ की सियासत की, यहाँ के पल पल की खबर जो है वो आप मीडिया वाले रखते हैं। खास करके कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मीडिया वाले नहीं, जो आउटसाइड जम्मू कश्मीर के मीडिया वाले हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी सारी आपके पास है इस टाइम पे, यहाँ के मीडिया के पास कोई डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी बात, जहां तक मैं बात करूं कि कुछ चीजें आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, कुछ चीजें मैं क्रेडिट भी देना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होगी कि आए दिन हमारे नौजवान मारे जाते थे, चाहे आर की गोली होती थी या पार की गोली होती थी, आए दिन यहाँ पे हमारे नौजवान जो है मारे जाते थे। लेकिन जहां तक बात करते हैं हम 5 अगस्त की बात करेंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक सियाह दिन है जब गैर जमहूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के आईन में डाकाजनी की गई, जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक को छीना गया और जम्मू कश्मीर के लोगों को यतीम किया गया। और ये बदकिस्मती की बात है कि हमसे वो छीना गया जो हिंदुस्तान ने हमसे दिया था, जो हिंदुस्तान ने हमें दिया था। ना वो हमें चाइना ने दिया था, ना वो हमें पाकिस्तान ने दिया था। बड़े अफसोस की बात है। अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का दिल जल रहा है। आज 5 अगस्त के दिन आपने यहाँ पे ये ऐतिहासिक प्रोग्राम जिसको आप कह रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़का है। जो आप तिरंगा आपको बोलने का मौका देंगे, जो आप हमें तिरंगा दिखा रहे हैं, बोलने का मौका देंगे, हमने आपके जख्मों पे नमक छिड़का है। जो आप हमें तिरंगे दिखा रहे हैं, आप लोकतंत्र में बैठ के यहाँ से बोल रहे हैं और आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। आपको बोलने का मौका देके आपको जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। नहीं, आप सही बात नहीं करेंगे तो मैं आपको काटूंगा। आप सही बात नहीं, बुलाया है तो गलत बात करने के लिए थोड़ी ना बुलाया। मुझे 2 मिनट बात करने नहीं, आप अपने शब्दों को ठीक कीजिए पहले। आप अपने शब्दों को ठीक कीजिए। आपको मैं शब्दों को ठीक कर रहा हूं, लेकिन आप मैंने बोलने का मौका दिया, वो मैंने गलत किया। देखिए हमारा देश जो है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारा देश जो है वो सेक्युलर मुल्क है, वो गांधी का मुल्क है। और जम्मू कश्मीर में जो है गांधी के मुल्क के साथ इलाहा किया था। कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, जम्मू कश्मीर आजादी से पहले, आपके हाथ में माइक है, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मेरा एक बार निवेदन है आप सभी से, मेरा निवेदन है, रोहित बोलने नहीं देंगे। मेरा निवेदन है आप सभी से कि इस वक्त हमारे पास क्योंकि टाइम की पॉसिटी है, मुझे पता है कि चुनाव आने वाले, वो सब हम स्टूडियोज के लिए छोड़ सकते हैं, या मैं एक कंस्ट्रक्टिव बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास समय कम है रोहित, हमारे पास 2 मिनट इस पे बचे हुए। रोहित, इस तिरंगे की बात कर रहे हो, अब हमने जाने निशावर किया इस तिरंगे पे, हमने अपना लहू दिया है इन तिरंगों पे। और आज आप जम्मू कश्मीर में कुलाक टावर के पास तिरंगा चढ़ा के देश को ये पैगाम देना चाहते हो कि हमने कोई तूफान उठा दिया है। तो क्या हमारे पास हमने उठाया है, क्या गलत किया? मीटर्स का गन होता था, यहाँ पर तिरंगा फहराना उठाया उस टाइम। रोहित, देशभक्ति का सबक हमें मत दो, मेरे पास पता है देशभक्ति ठीक है, अगले गेस्ट है, उनको बोलने दीजिए। चीखने से कुछ नहीं होता है। मंच आपको इसलिए दिया कि आराम से अपनी बात रखिए, माइक के जरिए सब तक पहुंच जाएगी। हमारे पास रोहित समय अभी इतना ही था। शिबाना सही, मैं एक बार एक कमेंट शिबाना सही साहब सुनूं, इनको बुलाया हमने मंच पे। शिबाना साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है, हाँ, क्या जो चुनाव है, आपको लगता है कि वो परिस्थितियों को बेहतर कर पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की अमीर गहराइयों से
हम हमेशा चाहते थे, एंड बिलीव यू मी, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स असाइड, वी ऑलवेज वांटेड टू हैव दिस काइंड ऑफ फ्रूटफुल डिबेट्स, क्योंकि यही एसेंस है डेमोक्रेसी की, जहां एक डाइवर्जेंट व्यू को भी हम बर्दाश्त कर सके। यही एसेंस है इंडियन डेमोक्रेसी की। बट अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद द करंट डे गवर्नमेंट विद द वे दे आर फंक्शनिंग, स्पेशली जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। मेरी जस्ट गिव मी हाफ ए सेकंड, मेरी मोहबाना गुजारिश होगी, हम इन जिरगों में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कि हम एक दूसरे पे चिल्ला सके। मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आपके जरिए जो तमाम लोग, स्पेशली हिंदुस्तान की आवाम भी हमें सुन रही होगी, वो कश्मीरियों के दिल में देखेंगी क्या बात है। अगर हम किसी से नाराज है तो उसका क्या मकसद है। जो गलतियां, जो हिस्टोरिक रॉन्ग्स यहाँ पे हुई, आई एम सॉरी टू से, post 5th August what I have seen is a continuation of that. Like you see today here, the common people are not participating. I would be, kindly excuse me for saying, जब मैं यहाँ आया, मेरी रोहित, हमारे पास, माफी चाह रहा हूँ सर, हमारे पास 10 सेकंड और है, प्लीज 10 सेकंड। मैं उम्मीद करूंगा, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, एटलीस्ट यू विल गिव मी 10 सेकंड्स अनडिस्टर्ब्ड। 10 सेकंड मैं उम्मीद करूंगा 10 सेकंड में तो ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा कि आप ऐसे जिरगे और करें और लोगों की दिल की बात जो है वो समझने की कोशिश करें। हिंदुस्तान जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, इज इट बिफिटिंग फॉर देम जस्ट ऑन बेसिस ऑफ ब्रूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इन बोथ द हाउसेस that you can demolish Article 370 and 35A? Just give me half a second. No, I've been waiting for all of them patiently. Sir, I could have behaved in the same manner. Just spare me half a second. जो 35 से 317 finds its genesis in the very article of instrument, जो यहाँ के महाराजा और हिंदुस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनके बीच में था, उसको आपने ऑन बेसिस ऑफ ब्रूट मेजॉरिटी चेंज किया। आज ही के दिन मैंने कहा सोनिया गांधी, थैंक यू सर, आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। दोस्तों, मेरे पास इतना ही समय था। You being repetitive, of time, we cannot really have a fruitful debate. No, we have been having a fruitful debate, but the issue is that everybody, you and your co-panelists have been saying the same thing, and I am running out of time, so you have to respect that I am running out of time, sir. मेरे साथ एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इनने इस वक्त अपनी चीज करी। दोस्तों, हमारे पास समय कम था, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी पीड़ा रखी सामने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है आने वाले उज्जवल भविष्य को भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम सब हमारे साथ जुड़े। रोहित, थैंक यू सो मच। इस वक्त थैंक यू सो मच हमारे पास आज आप जुड़े। कश्मीर को खून से सींचा वो, मेरा आपसे निवेदन आपसे है कि आप, मुझे पता है कि अब ये मंच को आप उसके लिए मत इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस वक्त मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी जुड़ रहे हैं, दिलबाग सिंह जी जुड़ रहे हैं। दिलबाग सिंह जी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और मैं दिलबाग जी के पास आना चाहता हूं। दिलबाग सिंह जी, मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क के मंच पर आप जुड़ रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले देश की बात हो रही है। लाल चौक पे हर तरफ तिरंगा है। आर्टिकल 370 हटने के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप दिलबाग जी इसको? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इसमें बहुत फर्क आया है। लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स अगर आप देखेंगे, इसमें जो कमी आई है, कोई 600% कमी इसमें आई है। कहाँ पिछले 3 साल अगर आप देखेंगे, एब्रोगेशन के पहले के और उसके बाद के दोनों कंपेयर करेंगे तो 600% गिरावट है इसके अंदर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। जहाँ लोगों को अलग अलग तरीके से बहला के, फुसला के, लालच दे के, ब्लैकमेल करके हैंडलर और पाकिस्तान की एजेंसीज और बाकी लोग इस्तेमाल करते थे, कहीं स्टोन पेल्टिंग के लिए, कहीं एनकाउंटर साइट जहां पर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलता था वहां पर स्टोन पेल्टिंग और फोर्सेस के साथ टकराव की सिचुएशन बनाते थे, कहीं एजिटेशनल टेरर की फॉर्म होती थी कि किसी एक मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा उसके ऊपर बवाल खड़ा कर देते थे कि उस महीनों भर चलता रहता था। 16 का बुरहानवानी ले लीजिए, कम से कम 7 महीने 8 महीने पर जिंदगी धर्म भरम होकर रह गई थी। उसके बाद के वाक़े ले लीजिए, उसके पहले के वाक़े ले लीजिए, कोई एक मुद्दा, कोई एक इशू, शोपियां का केस जो कि बाद में अलग ही नौबियत उसकी निकली, उसको लेकर के इतना बड़ा बवाल पैदा किया। तो जहां इस तरह के जो माहौल बना था जिसमें लोगों को किसी न किस तरीके से अपनी नॉर्मल जिंदगी से दूर रख के अमन और कानून की जो सूरत हाल है उसके साथ टकराव की स्थिति में रख करके किसी न किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उनको खराब ही रखा जाए, उसमें टोटल बदलाव आया है। आज लोग इस हद तक कोऑपरेट करते हैं, ताउन देते हैं कि कहीं कोई बंद काल दिखने को नहीं मिलती है, कहीं आपको कहीं इस तरह का माहौल नहीं कि गली कूचे में जहां फ्राइडे की नमाज के बाद जी रूटीन बन गई थी कि
बाहर निकलेंगे और नौजवान बच्चे इधर उधर पत्थर मारेंगे, ये करेंगे। आज वो चीज नहीं है जी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन है, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने का तरीका, उसमें दुनिया भर का बदलाव आया है। दिलबाग जी, किलिंग लॉ एंड ऑर्डर के दौरान पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में नहीं हुई है। दिलबाग जी, आपने इस बात करी आतंकी घटनाओं की और आतंकी हमलों की। सीमा पार घुसपैठ पहले एक आम बात हुआ करती थी, क्या इसके अंदर भी आप देखते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कमी आई है? क्योंकि डेटा ये कहता है कि 30% से कम कमी हुई है। बहुत बड़ी तादाद में, खासतौर पे पाकिस्तान के ओरिजिन के, पाकिस्तान के रहने वाले, वहां के जो दहशतगर्द थे उनको सरहद पार से भेजा जाता था। खासतौर पे लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के जो टॉप कमांडर या उनके जो मेन कार्डर्स हैं वो फॉरेनर होते थे, पाकिस्तानी होते थे। उसमें बहुत कमी आई है क्योंकि हमारी जो बॉर्डर की ग्रिड है पहले के मुकाबले में काफ़ी मजबूत की गई है और जो सपोर्ट सिस्टम है बॉर्डर की ग्रिड को और आगे एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स देने का, उसको भी मजबूत किया गया है। इसके साथ जब से ये सिलसिला सख्ती का हुआ है कि इन्फिल्ट्रेशन फिजिकल तौर पे कम हो पाती है, मुश्किल हुई है, नंबर कम हुए हैं, मगर एक जोर जरूर अभी इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इस बात पे दे रहे हैं, कहीं ड्रोन का इस्तेमाल, कहीं टनल का इस्तेमाल। टनल पहले भी होती थी मगर ड्रोन एक नया फैक्टर है और वो ड्रोन न सिर्फ हथियार लाने के लिए बल्कि रेडीमेड आईडीज लाने के लिए, ग्रेनेड लाने के लिए, नारकोटिक्स लाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। खासतौर पे आईबी का सेक्टर जो जम्मू कठुआ सांबा का है काफ़ी बुरी तरह मुतासर है। मगर अच्छी बात यह है कि बहुत सारी ड्रोन के जरिए से आने वाली जो खेप है, चाहे वो हथियार हो, नारकोटिक्स हो, वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी एजेंसीज मिलकर के पकड़ने में कामयाब हुई है। आप कह रहे हैं, आपने ड्रोन का जिक्र किया, तो इस ड्रोन जो पाकिस्तान से ड्रोन्स को भेजा जाने की कोशिश की जा रही है टेरर अटैक्स के लिए, स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए, इसको देखकर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है जम्मू कश्मीर पुलिस की? स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है जिसके तहत आपको लगता है कि इसको काउंटर किया जा सकता है? देखिए, एक नई साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की तरफ से जो अभी चली, पुराना जो तरीका मिलिटेंसी तंजीमों के थ्रू चलती थी उसको मॉड्यूल्स के थ्रू चलाने का सिलसिला शुरू किया गया और ऐसे मॉड्यूल्स बनते हैं जिनका पास्ट रिकॉर्ड मिलिटेंसी के खाते में नहीं होता है और मॉड्यूल तैयार करते ही उनको दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए उकसाया जाता है और दहशतगर्दी की कार्रवाई करने के बाद दहशतगर्दी का जो जाल है उसके अंदर फंसा लिया जाता है ताकि उसके बाद बच्चा घर वालों की अपील पे या पुलिस की मदद से वापस न लौट सके। हालांकि ये अलग बात है कि वो मॉड्यूल ज़्यादा देर तक बच नहीं पाता है, इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद ही वो मॉड्यूल एक्सपोज हो जाता है। पुलिस बड़ी सतर्कता से काम कर रही है और कुछ ही दिन लगते हैं कि वो मॉड्यूल सारे का सारा जो है वो एक्सपोज होता है और मॉड्यूल एक्सपोज होने के बाद उसको दिस्तोनबूद करने की, उसको खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई कर दी जाती है। मगर ये एक नई साजिश बिल्कुल छोटे बच्चों को जिनकी पास्ट हिस्ट्री नहीं है उनको सोशल मीडिया पे एंगेज करके उनको इस तरह की कार्रवाइयों के लिए पहले रेडिकलाइज करते हैं, फिर धीरे धीरे वेपन हथियार उठाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनको उस खित्ते में ले जाते हैं और जिस वक्त हथियार या ग्रेनेड उनको देते हैं उसके बाद हथियार और ग्रेनेड को इस्तेमाल करने के लिए टारगेट सेलेक्ट करके देते हैं और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें बच्चा फंसता है और उसके बाद कार्रवाई करते ही एक आम आदमी से दहशतगर्द की लाइन में शामिल हो जाता है। सो ऐसे मॉड्यूल जो नए चलाए जा रहे हैं उसके ऊपर पुलिस बड़ी सख्ती से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि इस साल में रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है इस तरह के मॉड्यूल्स को एक्सपोज करने के लिए, पकड़ने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए और उनके पास जो हथियार पहुंचाए जाने थे उनको पहुंचने से पहले पकड़ने की कार्रवाई भी जो पुलिस ने बड़ी हद तक करी है। दिलबाग जी, आपने टारगेटेड किलिंग की बात की, तो ये टारगेटेड किलिंग को रोकने के लिए क्या आप जो तमाम बाकी एंटी टेरर ऑपरेशंस करते हैं उससे विरुद्ध सोचते हैं, उसके विपरीत सोचते हैं? क्योंकि टारगेटेड किलिंग को रोकना काफी चैलेंजिंग है जैसा आपने जिक्र किया, क्योंकि इसमें युवाओं को चुना जाता है आतंकी संगठनों द्वारा। टारगेटेड किलिंग का अगर आप सिलसिला देखें तो इसके बारे में कोई शक नहीं है कि कुछ एक टारगेटेड किलिंग हुई और जो टारगेटेड किलिंग हुई
उसमें सिविलियन भी है, उसमें सिक्योरिटी फोर्स भी है, पुलिस के लोग भी हैं, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी उस फिगर में। उसका प्रचार बहुत हुआ, मगर ऐसा नहीं कि फिगर में ओवरऑल को एब्सोल्यूट फिगर में को बहुत बड़ी कोई इंसिडेंट को बहुत ज्यादा नहीं है। बट ठीक है, एक भी जान जाती है तो हमारे लिए वो कॉज है कंसर्न का, मगर बहुत बड़ी तादाद में ऐसा कुछ हुआ है ऐसा नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज हुई भी है तो पब्लिक ने भी डट करके उसका विरोध किया है, और अभी तक जितने भी लोग टारगेटेड किलिंग में शामिल थे उनका भी सफाया किया जा चुका है। दिलबाग जी, कुछ समय पहले हमने देखा था कि टारगेटेड किलिंग के साथ में मुझे याद है कि कश्मीरी पंडितों को भी चुन के मारा गया था। सो क्या सरकार कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए जो प्रयास कर रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और कश्मीरी पंडितों की देखिए, बात ये रहती है कि जब भी कोई पाकिस्तान में बैठी एजेंसीज के हैंडलर जिस टारगेट को सिलेक्ट करते हैं तो उनका ये मकसद रहता है कि आप अथॉरिटीज को एम्बेरस करें, आप एक डर का खौफ का माहौल आम लोगों के बीच में पैदा करें, और उसके चलते आप अलग अलग तरह के टारगेट चुनते हैं, चाहे वो बाहर से आकर के मजदूर जहां पर काम करता है, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई जहां पर आकर के नौकरी कर रहा है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ काम कर रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स का लोकल लड़का हो जो हमारा बहुत अच्छा लोगों के हक में यहाँ पर अमन और शांति को बहाल करने के लिए काम कर रहा हो, या कभी कभी सिक्योरिटी फोर्सेस हो जिनको टारगेट किया जाता है। हर एक चीज का कोई ना कोई एक मकसद होता है, और सबसे बड़ा नैरेटिव जो लेके चल रहे हैं जी के बाहर से आकर के नौकरी लोग ले रहे हैं, बाहर से आकर के लोग जहां पर बसने की कोशिश कर रहे हैं, जहां की डेमोग्राफी ये चेंज हो रही वो चेंज हो रही है, जो कि अपने आप में एक कोरा झूठ है, और एक बहुत ही मैं कहूंगा कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत लोगों को उकसाया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि उनसे पता नहीं क्या छिन गया, क्या ले लिया, क्या नहीं है। कश्मीरी पंडित जहां का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसने जहां से क्या लेना हो, तो खुद जहां का मालिक है, खुद जहां का रहने वाला है, उसके जहां आने से कौन सी डेमोग्राफी चेंज होती है। नॉन लोकल मजदूर आके जहां पर मजदूरी करता है, बाग बगीचे में काम करता है, ईंट के भट्टे पे काम करता है, उसके जहां आके बेचारे के रहने से कौन सी डेमोग्राफी चेंज होती है। तो ये एक ऐसा बकवासनामा है जो बिल्कुल मोटिवेटेड है, जो दुनिया को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए है। आप कह रहे हैं गुमराह करने के लिए है। दिलबाग सिंह जी, मैं आपसे ये भी इस साथ में जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि ये पूरी तरीके से गुमराह करने, मुझे याद आता है, देखिए मैं समझता हूं कि ये नौजवानों की जिंदगियों को बदलने वाला एक काम है जी। मतलब वो नौजवान जो सुबह निकलता है घर से और इस ताक में है कि कोई पढ़े, को काम करे, माँ बाप को भी यही उम्मीदें हैं उनसे, उनको ऐसे जाल में फंसाते थे कि भाई आज के ये करना है, कल के ये करना है, जहां बंद काल का कैलेंडर रहेगा, जहां पर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर मारेंगे, जहां पर एनकाउंटर हो गया तो झूठी बना करके ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी जाती थी कि जल्दी से अपने मुजाहिद भाइयों को छुड़वाओ। आज नौजवान इस बात को समझ गया है कि जो गलत रास्ते पे है वो गलत रास्ते पे चलने वाला है, गलत रास्ते पे चलते हुए उसका नुकसान भी हो सकता है, मगर गलत रास्ते पे चलने वाले का साथ देके अपनी जिंदगी को खराब करना या किसी के बहकावे में आकर के अपनी जिंदगी को खराब करना अक्लमंदी की बात नहीं है। तो मैं नौजवान को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं, शाबाशी देता हूं कि नौजवान अब ये बात समझने लगा है कि अपनी जिंदगियों को बर्बाद करना दूसरे के उकसाने पर किसी और का मकसद पूरा करने के लिए अक्लमंदी की बात नहीं है। बिल्कुल, तभी 30% कम पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स हुए। मेरा आखिरी सवाल, चुनाव आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस क्या पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि हर राजनीतिक दल कह रहा है कि अब चुनाव होने चाहिए, डिलिमिटेशन भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और चुनावों की तारीख भी अनाउंस की जा सकती है। दिलबाग जी, दिलबाग जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अभी ये वाजिब टाइम है कमेंट करने का, क्योंकि ये फैसले बाकी अथॉरिटीज को पर्टेन करते हैं, मगर जहां तक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जरूरतें होती हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा अपना रोल निभाती है, और जब भी चुनाव होंगे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस अपना रोल अदा करेगी, और लोग भी जाहिर है कि समझते हैं हालात को, मिजाज को, वक्त को, तो लोग भी उसके हिसाब से अपनी अपनी हिस्सेदारी करेंगे।
मेरे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग जी जुड़े थे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करी। और दोस्तों मेरे साथ में अब मैं नेक्स्ट रोहित के पास आना चाहता हूं। रोहित, मैं चाहता हूं कि आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने हर तमाम पहलू का आंसर करने की कोशिश करी। पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स कम हुए, वहां से लेकर किस तरीके से टारगेटेड किलिंग को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, और ड्रोन अटैक जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं उसको रोकने के लिए किस तरीके से तैनात है। और शायद तभी अगर हम देखें रोहित, टूरिज्म बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की कोशिश हो रही है। फैक्ट्स और डेटा तो यही बताते हैं। रोहित, बिल्कुल। देखिए प्रदीप, कहते हैं ना कि रातों रात कुछ भी नहीं बदल सकता है, तो ठीक है, जब इतना लंबा शासन आपने देखा तो मुझे लगता है कि नई जो सरकार है उसको वक्त देना चाहिए, तब हम किसी फैसले पर पहुंचे। अभी मुझे लगता है कि किसी फैसले पर पहुंचने में बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन इस बीच मैं अपने अगले पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे जो नेक्स्ट पैनल है उसकी खास बात यह है कि इसमें यूथ हैं। इस पैनल में कॉम्बो है एक्चुअली, यूथ भी, और हम नए कश्मीर की बात करने वाले हैं। हाँ, और फिर हम कश्मीर की बात करेंगे, उनकी राय लेंगे। तो मैं अपने नेक्स्ट पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मंच को रेडी कर दिया जाए ताकि मैं अपना नेक्स्ट पैनल यहाँ पर शुरुआत कर सकूं। मैं फिलहाल नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ अगले पैनल में साजिद यूसुफ शाह इस वक्त हैं, जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। राजा मुनीब कॉलमिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। सैफुल्ला फारूक साहब जो सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ आएंगे। और इसके अलावा दानिश भट्ट साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं और कॉर्पोरेटर हैं एसएमसी के। सर, आपका भी स्वागत है। प्लीज आप सभी लोग मंच पर आएं। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ हाँ, माइक है, आप लोग पास करें। हम पास तो चलिए अपने नेक्स्ट सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं देख रहा हूं कि रात गहराती जा रही है और ये लाल चौक और खूबसूरत होता जा रहा है, तो चलिए एक पॉजिटिव नोट से वापस इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। थोड़ी गहमा गहमी हुई बीच में, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ डिबेट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिबेट। डिसएग्रीमेंट्स हर जगह होते हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं वापस। फिर कश्मीर की बात में करने आया हूं तो मैं कश्मीर की बात ही करूंगा। और मैं साजिद आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक यूथ भी हैं, और जब भी कश्मीर की बात होती है तो अभी पिछले जो हमारे साथ लोग थे डिबेट में, जो हमारे पैनलिस्ट थे, वो भी यूथ की बात कर रहे थे कि यूथ को कुछ मिला नहीं, क्या नहीं क्या नहीं। आप भी एक यूथ हैं, आप किस तरह के चेंजेस पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ सालों में अगर हैं तो क्या आपने नोटिस किए हैं, और हैं तो क्या है वो हमको बताइए। देखिए रोहित जी, पहली चीज़ है कि जो अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट थे, मुझे नहीं लगता कि वो किसी यूथ के बारे में बात कर रहे थे। वो वही बोली बोल रहे थे जो पाकिस्तान पिछले 30 साल से बोल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारा इससे पहले पैनल था वो कुछ नया बता रहा था। पाकिस्तान भी बता रहा है कि यहाँ पे जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वो इलीगल हुआ। ये जो हमारे इससे पहले पैनलिस्ट थे वो भी वही भाषा बोल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा कि इनको ये बताने कि यूथ के बारे में बात करके, अगर इन लोगों ने यूथ की बात बोली होती तो ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लेते, ये डेवलपमेंट के बारे में बात कर लिए, रोजगार के बारे में बात करते। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पैनल ने इस विषय पे कोई बात की, तो ये बहुत ही गलत बात है अगर हम बता दें कि ये यूथ के बारे में बात कही। ये देश को गुमराह करने की एक, मैं कह सकता हूँ, बात हो सकती है अगर हम इनको बता दें कि जो हमसे पहले पैनलिस्ट थे ये कोई सही बात कर रहे थे। तो मैं इनकी इज्जत करता हूँ, इनकी सोच के साथ तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज भी वही सियासत करते हैं जो पिछले 30 साल से ये कर चुके हैं। इन लोगों ने सिर्फ कश्मीरियों के साथ आज तक सिर्फ बदला, इनके खून के साथ इन लोगों ने आज तक ये कह सकता हूं कि इनके खून से आज तक खेला। रही पीडीपी, एनसी और हमारे सो कॉल्ड अपनी पार्टी के जितने भी आज लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ सुन रहे होंगे चैनल पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर उनको पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये चीज़ बताइए। बड़े बड़े दावा करते हैं कि आज देखिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो इलीगल था, इनकी एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे मैदान में, पूरे जो सबसे पहले जो उनकी पार्टी के लीडर सबसे पहले वही थे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलके आए। तो अगर इनको इतनी चिंता थी कश्मीरियों की, तो इनके पार्टी लीडर, पहले बात ये बताइए मेरे को, पहले
दिल्ली क्यों चले गए? वो कश्मीर का जब इतना इनको दर्द था, कश्मीर को छोड़ के दिल्ली क्यों चल गए? और दूसरी बात आपको बता दूं, इनकी पार्टी ये कहती है कि हम लोगों के लिए बात करते हैं। जब लोगों की बात करते हैं तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे, सिर्फ इनकी पार्टी वाले बाहर घूम रहे थे। और उसी के बाद क्या इनकी पार्टी को इतना लगता कि इट वाज नेसेसरी टू फ्लोट अ पॉलिटिकल पार्टी? एंड उस टाइम पे जब लोगों को इनकी जरूरत थी, इन लोगों ने लोगों के साथ धोखा किया। एंड ये अपनी पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, ये अपनी पार्टी जो है पीडीपी और एनसी की नई ब्रांच है। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बोर्ड चेंज हुआ है, लेकिन लोग वही हैं। सिर्फ इनको लगता है कि आज लोगों को बेवकूफ बना लेंगे कि हम जी ये कश्मीरियों के ठेकेदार हैं, हम लोग यूथ के बारे में बात करते हैं। हमने देखा पिछले 30 साल से इन लोगों ने कितना यूथ के बारे में बात की। राजा मुनीब, आप कॉलमिस्ट हैं, और कॉलमिस्ट जो होता है, लिखने वाला जो होता है, वो लिखने से पहले पढ़ता है, लिखने से पहले चीजों को समझता है और फिर वो चीज वो लिखता है। यानी कि उसको पूरा ऑब्जर्व करना पड़ता है चीजों को लिखने से पहले, उसको डॉक्यूमेंट करने से पहले। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि कश्मीर क्या चाहता है, कश्मीर का यूथ क्या चाहता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज आर्टिकल 370 रिमूवल के बाद अगर हम यूथ की बात करते हैं, पहले मैं यूथ पर आता हूं। यूथ ऑफ कश्मीर हैव फाउंड अ डिग्निफाइड लाइफ। एक भी स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट, एक भी बंदा स्टोन पेल्टिंग में नहीं मारा गया, एक भी कैजुअलिटी, पैलेट गन्स और ये जो ये सेल करते थे वर्ल्ड ओवर नैरेटिव, वो नैरेटिव जो है वो फॉल फ्लैट हो गया। हम बात करते हैं हमारे लीडर्स जो हैं वो जेल में हैं। कौन है आपके लीडर्स? क्या आपके लीडर अल्ताफ बुखारी है या यासीन मलिक है, या आपके प्रियंका गांधी है या यासीन मलिक है? आप किसकी बात कर रहे हैं? किस लीडर की बात कर रहे हैं आप? कौन है जेल? जेल में वही है जो पाकिस्तान के साथ था, जिसने यहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट किया। जो जेल में नहीं है, जो सड़क पर सियासत कर रहा है, वो इंडियन लीडर है, वो पाकिस्तानी लीडर, और वो जेल में नहीं है। जेल में सिर्फ वो लोग हैं ना। यूथ की जहां तक हम बात करते हैं, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखिए दो चीजें हैं। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में एक बहुत बड़ा इशू है, बट यू हैव टू सी इट इन अ पर्सपेक्टिव जहां पर व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दिस। यू हैव 3 कंसेक्यूटिव लॉकडाउन्स इन कश्मीर, 2019, 2020, 2021। व्हाट पीपल हैव फॉरगॉटन इज कि अगर अब आप देखते हैं आज की डेट में कश्मीर जो है हेवीली एंसिलरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, हॉस्पिटैलिटी डिपेंडेंट है, हॉर्टिकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट? इस बारी मोर देन 1 करोड़ टूरिस्ट पिछले 30 साल में, अगर हम नंबर इकट्ठा भी करेंगे तब भी जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ टूरिस्ट कभी नहीं आया जो इस साल आया है। और अभी सीजन है, और इस साल है, और अभी साल खत्म नहीं हुआ, अभी साल खत्म नहीं, अभी साल चल रहा है। तो ये भी एक चीज है जो आगे जाएगी ना यूथ की जहां तक। तो इसको क्यों छुपा लेते हैं फिर? क्योंकि आपको एक फॉल्स नैरेटिव जो है, देखिए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की एक प्रॉब्लम है, इनको ये लगता है कि यहाँ के लोग और यहाँ का जो यूथ है ये स्टूपिड है। They are going to get emotional. They're going to sell 30-year-old. They're going to sell the 30-year-old narrative. That is not going to work. आज का youth ढूंढ रहा है development. आज का youth ढूंढ रहा है integration. Look at the way things have changed on the ground. From sports to arts to culture. Every Kashmiri youth on Instagram have thousands and lakhs of followers. They want to integrate. But unfortunately, the political stuff ऐसा चल रहा है कि जहां पर हमारी जो पार्टीज हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, ये इसको आगे ले जाना नहीं चाहते। दानिश साहब, टूरिस्ट का आना, जैसे कि मुनीब जी ने बताया अभी कि टूरिस्ट का आना, टूरिस्ट का बढ़ना, और अभी भी हमने देखा कि बाकी है अभी सीजन, तो क्या ये इंडिकेट नहीं करता कि जो डर और एक नैरेटिव सेट करने की, जैसा कि मुनीब जी ने बोला, वो नैरेटिव शायद अब खत्म होता जा रहा है और लोगों को चीजें समझ में आने लगी हैं? यही इंडिकेट करता ना कि डर नहीं है, दहशत नहीं है, तभी तो टूरिस्ट बढ़ रहा है। देखिए, आपने बड़ी, जो इससे पहले भी पैनलिस्ट बैठे थे, आई होप आई वोंट बी इंटरप्टेड, आपने बड़ी जतन की कि नए कश्मीर की बात की जाए, तो मुझे पूरी यही कोशिश रहेगी कि मैं नए कश्मीर की ही बात करूं, आपके नए कश्मीर का आपको सैर कराऊं। और आप बार बार कहते हैं कि हम यूथ की एस्पिरेशंस को सुनना चाहते हैं, यूथ को सुनना चाहते हैं। एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एज समवन हु हैज टेकन ओथ ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड इट, I am speaking here as an Indian, as a proud Indian, which gives me right under Indian Constitution to speak freely. और जब यहाँ इस मंच पे कोई भी बात करता है, आपको उसे टोकना नहीं चाहिए। इख्तिलाफ राय हो सकता है, कोई 370 के हक में बात कर सकता है, वो भी हमारे आईन का हिस्सा था। 370 को हटाया गया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनली मैं इसलिए कहता हूं, अगर यहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको रिकमेंड किया होता, फिर हटा दिया जाता, तो हमें कोई एतराज नहीं था उसमें। जहां तक आप कश्मीर के यूथ की बात करते हैं, कश्मीर के यूथ में एलिनेशन बढ़ गई है। सच बोलना और सच सुनने की क्षमता बढ़ा लीजिए। अगर आप वही बोली सुनना चाहते हैं जो आजकल बाजारों में बिकती है, तो मैं ये कहता हूं कि 4 अगस्त को यहां पे बच्चे रोते रोते पैदा होते थे, और 5 अगस्त से अब यहां बच्चे जितने भी पैदा हो रहे हैं वो हंसते हंसते पैदा हो रहे हैं। बेमतलब की बेतुकी बातें छोड़ दीजिए। ये जो यहां पर आप
हमारे मुल्क का झंडा देख रहे हैं, ये हम 4 अगस्त को भी उठाते थे, इसके लिए हमने 4 अगस्त को भी खून दिया है, 5 अगस्त को भी खून देंगे, 5 अगस्त के बाद भी खून देंगे। ये आपकी देन नहीं है, ये किसी सरकार की देन नहीं है, ये हमारी जाती, तो ये तो अच्छी बात ये है हमारी जाती आइडियोलॉजी है। ये हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो गांधीज इंडिया है, जो सेक्युलर इंडिया है, जिस मुल्क में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट सोच रखने वाले लोग रहते हैं, एक मुल्क उससे बनता है। हमारा मुल्क एक खूबसूरत मुल्क है, उसमें डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियंस है, उन सबको रिस्पेक्ट करना तभी तो चाहिए। आपको दिया ना मैंने, तभी तो आपको मौका दिया ना जी। मुझे तो नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हैं, क्या नहीं बोलने वाले हैं। बिल्कुल वही तभी बात तो आपको आपसे मौका कह दिया। रहा हूं। मैं अपने पिछले जो मेहमान दानिश थे उनसे भी भाई इसी बात को कह रहा दानिश भाई ने बात मैं अपने पिछले मेहमान है उनसे भी ये कह रहा था बात करते डिसएग्रीमेंट हर जगह, जहां कॉन्स्टिट्यूशन है और डिसएग्रीमेंट होगा। ये नहीं कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं बिल्कुल साजिद साहब से उससे इख्तिलाफ करता हूं। यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, मेन स्ट्रीम के लीडर हैं, उन्होंने जाने दी है इस झंडे के पीछे। और आज यहाँ कोई भी उठ के ये कहे कि जिसको 4 दिन हो गए सियासत में कहे कि ये जी पाकिस्तानी है, शर्म आनी चाहिए इनको। पाकिस्तानी एक मेन स्ट्रीम का सवाल एक झंडा है, उठाता आपके है। बात नहीं, यहाँ चीजों को आपका सवाल वो पूछता है। सवाल है लीडर कौन से जेल में? हम सवाल है लीडर कौन से जेल में? वो बताइए कौन से लीडर जेल में? नहीं देखिए, सवाल हम डिबेट को डिबेट की तरह रखेंगे ना। सवाल सर उसका हम किसी भी आउटरीच में नहीं आएंगे। हम वो तो जेल में नहीं बड़े है, प्यार से बोल रहे थे, वो तो ग्राउंड पे है, वो तो जेल में ठीक, आप नहीं बोल रहे थे, बड़े है। प्यार से बोल रहे थे, हिंदुस्तान के आइन के आप तहत बोल रहे थे, बड़े प्यार से बोल रहे थे, आपकी सारी बात सुनी भी मैंने। जब आप इंटरप्ट ना करें, मैं बड़े जब प्यार से आप बोल रहे थे, बड़े प्यार से बोल रहे थे, आपकी सारी बात जो भी लीडर किसी भी बात को किसी बहुत भी प्यार मसले से का रखें। हल हिंदुस्तान के आइन के दायरे के अंदर ठीक है। चाहता है, उसे पाकिस्तानी ना बुलाए। बजाय आप उसको एंटी बीजेपी बुला सकते हैं, मगर एंटी बीजेपी को एंटी नेशनल ना बनाए। ये एक बड़ी मुसीबत हो गई है कश्मीर में कि जो एंटी बीजेपी बात करता है, जो एंटी इनकम्बेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बात करता है, आप उसको एंटी नेशनल टेंट कर देते हैं। माफ कर दीजिए हमें, न कश्मीर को बीजेपी कभी कबूल था, न आज कबूल होगा, न आगे कबूल होगा। इनकी आइडियोलॉजी से हमारा कोई मेल नहीं है। ये आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात रखी, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूं कि हम अपनी बात रखें, लेकिन एक दायरे में रह के, क्योंकि हम एक डिबेट में हैं, हम पब्लिक को भी फेस कर रहे हैं, तो एक डिबेट में दायरे में। साहब, आपका इस पर मैं रिएक्शन मैं चाहूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं कश्मीर में? आपको लगता है कि किसी तरह से कुछ चीजें बदल रही हैं? जो भी राय है आपकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन और हजरात को अस्सलाम वालेकुम। आप देखिए, दफा 370 जब से हटा है, आप देखिए तिरंगा झंडा लहरा रहा है लाल चौक के अंदर। 70 साल से हम सफर कर रहे थे, एक डर हमारे दिलों के अंदर बिठाया गया था कि 370 है, 370 है। मुझे बताएं बेनिफिट क्या थे 370 के? मैं आपको चंद बातों के अंदर बेनिफिट ऑफ 370 जो टूटा है उसके बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप देखिए, जो यहाँ कातिल बैठे थे, जिन्होंने कश्मीरी बच्चों के खून के ऊपर अपने महल बनाए, वो आज जेलों के अंदर है। नाम ले दूं? यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, नईम खान। जिसने गलत किया जी है जी 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 वहीं आ रहा हूं मैं सर, वहीं आ रहा हूं। यहाँ तक जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। यहाँ तक के 370 टूटने से पहले लाल चौक के अंदर कोई डिबेट नहीं होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाल चौक के अंदर डिबेट हो रही है, और डिबेट भी उस ढंग की हो रही है जिसे देखकर दिल खुश हो रहा है। एक अजीम मुल्क की डिबेट हो रही है यहाँ पर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो लोग जेल में हैं, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, हड़तालें नहीं है। जिन हड़तालों के अंदर हम 6-6 महीने फंसे रहते थे, यहाँ के लोगों के पास सिगरेट पीने के लिए पैसा नहीं होता था, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता था। आज वही लोग दुआ कर रहे हैं जिन्होंने इस 370 को तोड़ा है। मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आप ये यकीन कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के अंदर एंटी एलिमेंट्स हैं, जिन्हें इंडिया की बोली बोलने से तकलीफ होती है, उनको कुचलना चाहिए। जब तक आप उनको कुचलेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। इनको कुचलना जरूरी है, और जरूरी कुचलना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान से, आपकी वसातत से मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं जो इस टाइम पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे छोटे भाइयों, मैंने ये टाइम देखा है। अगर आप पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड के ऊपर बैठे हुए इस तरफ आने के लिए, यहां आकर आप क्या कहते हैं उसे, अफरा तफरी फैलाने के लिए, तो प्लीज आप घर वापस जाइए। वहां जाकर आप
वहां जाकर आप अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। आपकी माँ के पैर के नीचे जन्नत है, आपका बाप जन्नत का दरवाजा है। जो गलतियां हमसे हुई हैं माजी के अंदर, उनको आप मत कीजिए। 37 और आपकी वसातत से मैं अपने हुक्मरानों से, इस अजीम देश के रहनुमाओं से एक बात कहना चाहता हूं आपकी वसातत से, कि कश्मीर का यूथ जो है वो परेशान हो चुका है स्टोन पेल्टिंग से, बंदूक से, ड्रग से। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट कीजिए। आप यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज लगाइए, आप कश्मीरी नौजवान को कारोबार दीजिए, ताकि वो आने वाले समय के अंदर अपने देश का नाम रोशन कर सके। इन्होंने 370 हटने की बात की और उसके फायदे बताए। मैं एक ही बात आज इस मंच से अपने पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं। एक कश्मीरी युवा होने के नाते मैं अपने पूरे देश हिंदुस्तान के वासियों से एक ही बात करना चाहता हूं। मेरे देशवासियों, पिछले 3 साल से मुझसे मेरे वोट देने का हक छीना गया है। मेरी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बना दिया गया है। मेरे से असेंबली छीनी गई है। खुदारा मेरे स्टेट को बहाल कर दिया जाए और मेरे यहाँ असेंबली इलेक्शन लड़ा है, जमहूरियत है उसको दोबारा यहाँ पे बहाल किया जाए। इलेक्शन इन 2018 if municipal committees and panchayats are enough, please dissolve the government in Gujarat, please dissolve the government in New Delhi, please dissolve the government in Madhya Pradesh. If panchayats and municipal committees are enough, dissolve every state government in the you are UP. saying is चिल्ला के बोलने से बात का हल नहीं होता है। चौथा इलेक्शन ठीक है, बिल्कुल जनाब, इलेक्शन करवा दीजिए। ग्रास रूट डेमोक्रेसी गुजरात में भी थी, दिल्ली में भी थी, कश्मीर में नहीं थी। इस बारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अरे सर आप देखिए, मुफ्ती साहिबा ने आज तक ठीक है, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक अब्दुल्ला साहिबा ने आज तक यासीन मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, उनको देश का कानून सजा दे रहा है। कानून सजा देगा, देश के कानून ने सजा दी है। एक लास्ट कमेंट साजिद, एक लास्ट कमेंट आपका, फिर क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, एक लास्ट कमेंट आपका, फिर उसके बाद। रोहित जी, पहली चीज है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये मेरे साथ भाई बैठे हैं, ये बड़े बड़े दावा करते हैं। मुझे पता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, इसलिए ये लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, प्लस दूसरे लोगों पे ये चीज क्लेम कर रहे हैं कि हमसे हक छीना गया। मैं इनसे एक चीज सवाल जरूर करता हूं। कोई हक छीना नहीं गया। मैं इनसे एक कोई हक नहीं छीना गया। सवाल एक चीज जरूर करना चाहता हूं। मैं इनसे यह सवाल करना चाहता हूं, आप खुद को ये कहते हैं कि हमसे बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पे कश्मीर का युवा है या कश्मीर के जो लोग हैं वो कभी बीजेपी के साथ वोट नहीं कर सकते या बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते? जो लोग कल यहाँ पे लाल चौक में यहाँ पे तिरंगा रैली में खड़े थे, क्या वो पाकिस्तान के लोग थे? क्या वो पाकिस्तान के लोग ठीक है, ये विशेषाधिकार है। ये विषय आप कौन किसको वोट करना चाहता है, कौन किसको वोट करना चाहता है, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप बहस हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी डिबेट सोचा। ठीक है, शुक्रिया, मैं यही इसको खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं इस डिबेट को यही देखिए, कौन किसको वोट दे रहा है। एक बार पैनलिस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए, काफी रिफ्रेशिंग थे और काफी एनर्जेटिक थे। एक बार जोरदार ताली हो जाइए, यहाँ पे लोग धीरे से ताली बजा रहे हैं, यहाँ पे जोरदार तालियां हो जाइए। रोहित, काफी रिफ्रेशिंग पैनल था और आप मुझे लग रहा है काफी इस पैनल के बाद काफी खुश भी दिख रहे हैं। ठीक है, जब देखिए बातचीत होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसएंगेजमेंट्स होते ही हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं लाल चौक देख के खुश हूँ। लाल चौक देख के खुश हैं दोस्तों। इस वक्त जो है, अगर आप देखिए, ये वायर्स मेरे पाँव में आ गया, कोई बात नहीं। तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के पास जाना चाहता हूं। ये चेयर्स को प्लीज हटा दीजिए, मेरा निवेदन है। जो स्टेज पे एक बार चेयर्स को हटा दिया जाए और मैं चेयर्स को तुरंत हटा दिया जाए माइक्स के साथ में। मेरे साथ तरुण चुग जुड़ने वाले हैं। तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, वो जम्मू कश्मीर को काफी क्लोजली देखते भी है। मेरे साथ तरुण चुग जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण चुग जी, आर्टिकल 370 के बाद में आपकी पार्टी क्लेम करती है कि काफी बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। 5 अगस्त का 3 साल होने जा रहे हैं। ये एक प्राउड की बात है हम सब लोगों के लिए कि वो 370 और 35 से जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारत के नागरिकों से तोड़ने की एक कोशिश थी, उसे खत्म किया। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान की सोच को समाप्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सराहनीय कार्य किया है।
भगीरथी कार्य किया है, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर का हर नागरिक 370-35 से टूटने के बाद खुश है। तरुण चुग जी, आपको लगता है कि घाटी में लोग, आप कह रहे हैं खुश हैं, पर क्या आपने जब डेटा सर्वे कराया आपको उससे यही डेटा मिला कि ये सिर्फ आपकी पर्सनल ओपिनियन है? आप देखिए, पिछला डीडीसी का चुनाव हुआ, बीडीसी का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, आगे केवल 3 परिवार, अब्दुल्ला परिवार, नेहरू परिवार और मुफ्ती परिवार, 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को जकड़ रखा। 3 परिवार इसके विकास पर ग्रहण लगाकर बैठे थे और जम्मू कश्मीर को लगातार लूटा जा रहा, अव्यवस्था, कुव्यवस्था। लेकिन इस बार चाहे वो डीडीसी चुनाव हो, चाहे बीडीसी चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, लोगों ने इनको नकारा। पहले लोगों के पास एक ही साधन था, वो बायकॉट करते, लोगों को विश्वास नहीं था, अविश्वास था। हमने अविश्वास को विश्वास में बदला है और जिसके कारण आज लोग वोट करने के लिए निकले। घाटी में 11 लाख लोगों ने, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक स्ट्रेंथ होगी, जिसमें लोग निकल कर आकर वोट। तरुण चुग जी, और निश्चित रूप से ये जनता का विश्वास ही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर वो शामिल हुए। उन्हें लग रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किए हैं, जनता के हाथ शासन है, प्रयास किए तरुण चुग जी, आपकी जनता की मांगों को पूरा करने, उन्होंने प्रयास किए, इससे थोड़ा सा, तरुण चुग जी, आपके ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर हम तरुण जी के ऑडियो को सही कर सकें। जो 3 पार्टियों ने मिलकर गुप्तार तरुण चुग जी, मैं आपके थोड़े ऑडियो में इशू आ रहा है, मैं इसको यहीं पे विराम देना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, मैं अपनी पूरी टीम को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूं। रोहित, आप यहाँ पे आइए स्टेज पे, और यहाँ पे पूरे के पूरे आईटीवी नेटवर्क, रोहित आप स्टेज पे प्लीज आइए यहाँ पे। मैं चाहता हूं यहाँ पे, और राहुल, गौतम, सब तमाम लोग जो हैं, सबके सब लोग यहाँ पे स्टेज पे। अजय जिंदाल, आप प्लीज स्टेज पे आइए, तुरंत आइए, इतना शर्माइए मत, जल्दी स्टेज पे आप आइए। राहुल जी आप भी आइए, आप सब, उज्जवल जी आप सभी यहाँ पे आइए, आप भी सब लोग आइए। मीनाक्षी जी आप भी अगर आ सके तो आप आइए प्लीज। मैं चाहता हूं पूरा का पूरा इंडिया न्यूज यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि एक सन मीनाक्षी जी भी आ रही है जी। दोस्तों, आईटीवी नेटवर्क इस वक्त सबसे पहले उज्जवल जी आप भी यहाँ पे आइए, अजय जिंदाल प्लीज आइए, मीनाक्षी जी आप यहाँ पे आइए। मैं चाहता हूँ रोहित जी मीनाक्षी जी को आने दीजिए। सबसे पहले देश आईटीवी नेटवर्क की ये मुहिम है और आज लाल चौक से हमने ये ऐतिहासिक पहल शुरू करी है। मीनाक्षी जी, ये मेरे हिसाब से जाते जाते मैं तो सिर्फ तिरंगा हर तरफ देखकर, लाल चौक पर तिरंगा देखकर अभिभूत हो चुका हूं, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? लाल चौक पे उपस्थित हर लोगों को इस तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के धन्यवाद। प्रदीप जी, रोहित जी, एंड एंटायर ITV नेटवर्क एंड रियल कश्मीर टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस। हमारी आन तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है। वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वी वेयर इट प्राउडली। थैंक यू सो मच प्रदीप। और इसके साथ ही ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज की खास पेशकश, सबसे पहले देश, रोहित, क्योंकि आप पहली बार आई हैव समथिंग बताइए टू नो। हमारे साथ एसपी वैद जी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क हमारा हो गया है, तो मुझे लगता है कि आपने पर रोहित, एसपी वैद जी जुड़ चुके हैं। मुझे ये कहा जा रहा है कि समय कम है, तो इसीलिए मुझे इसको रैप अप करना पड़ेगा, क्योंकि समय इस वक्त कम है। इजाजत मिल गई है, इजाजत मिल चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों, क्योंकि पूरे के पूरे एसपी वैद जी वेट कर रहे हैं, पूरे दर्शक देख रहे हैं, तो एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, ठीक है, एसपी वैद जी जुड़ चुके हैं। एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और बहुत क्लोजली मुझे लगता है कि मॉनिटर उन्होंने किया है, क्योंकि जिस पोस्ट पे वो रहे हैं तो बेहतर सारी चीजों को बता पाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सवाल यही है, क्यों 370 को लेकर ही मेरा सवाल है कि आप डीजीपी रहे 2 साल जम्मू कश्मीर के, तब और अब में किस तरह के चेंजेस आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं? काफी फ्रंट्स पे बेहतरी आई है तब से और आज में। 370 हटने के बाद, जैसे आप
के 3 टियर पंचायत इलेक्शन हुई, जैसे पथराव की वारदातें बिल्कुल ना के बराबर हो गई। आपका जो अलगाववाद था उस पे काफी शिकंजा कसा। आपका जो हवाला मनी ट्रांजैक्शन होती थी उस पे NIA और उनका शिकंजा कसा। जो बहुत सारी ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे उसमें कमी आई है। लड़के जो टेररिस्ट रैंक ज्वाइन करते थे उसमें कमी आई है। तो जो जैसे जब एक टेररिस्ट मारा जाता था उसको ब्यूरियल होता था, वहाँ हजूम इकट्ठा होता था और वहाँ नारेबाजी और हथियारों का हवा में फायरिंग होती थी, वो सारी चीजें कम हुई हैं, उसमें बहुत कमी आई है। ओवरऑल टेररिस्ट वायलेंस में कमी आई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, ये हमें मानना चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें इस फ्रंट पे काफी काम करने की अभी भी जरूरत है। SP वैद जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लाल चौक से, हर तरफ तिरंगा है। क्या ये नई आशा की तरफ नहीं दिखाता है? क्या ये नई आशा की तरफ का रास्ता नहीं है? ये भी एक उदाहरण है, लाइव टेलीकास्ट आप कर पा रहे हैं, और ये भी एक उदाहरण है नई आशा, नई किरण का कश्मीर में। और मैं समझता हूं कि जो आप यहाँ आज देख रहे हैं, इसमें तब से और आज में बहुत फर्क आया है कश्मीर। और बहुत सारी जो टूरिज्म देख रहे हैं, बूमिंग टूरिज्म हो रहा है। यहाँ 7 मेडिकल कॉलेजेस बने, यहाँ एम्स आ रहा, IIT, IIM आ रहे हैं, वो सब काफी स्पीड से बन रहे हैं और काम फंक्शन हो रहा है। और ये सारी आप देखिए लगभग 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है। UAE की डेलीगेशन आई, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। ये सारी चीजें नए कश्मीर में एक उम्मीद की किरण ला रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से जो नई जनरेशन है उनको इसमें नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नई उम्मीद मिलेगी, नई किरण उनको इसमें मिलेगी। अगर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, कश्मीर का नक्शा बदलेगा, बच्चों को एक नई दिशा, नया कश्मीर, नई उम्मीद दिखेगी, जो हम सब के लिए अच्छा। बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा, रोजगार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, इंडिया न्यूज भी इसी को लेकर चल रहा है। इंडिया न्यूज की टैगलाइन भी यही है कि सबसे पहले देश। आपको लगता है कि सबको इसी सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए? इंडिया फर्स्ट की देखिए जो आवाज बुलंद करना है, ये हमें कश्मीर के लाल चौक से हमने किया। ये पूरे भारत के हर शहरी के लिए ये हमें इसको हर एक शहरी तक पहुंचाना है। हर एक बच्चा, जवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, औरतें, सब तक इसको पहुंचाना है, क्योंकि ये आपका देश है। आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप जिस भी जाति से ताल्लुक रखते हैं, आप जिस भी सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं, ये आपसे देश बनता है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ SP वैद जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। SP वैद जी जुड़े थे। रोहित, मैं चाहता हूं कि जाते जाते मैं सिर्फ और सिर्फ हमारी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देना चाहता हूं, पर्टिकुलरली आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि रोहित, आज मैं और आप और 130 करोड़ देशवासी चैन की सांस ले पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फोर्सेस की तरफ से और इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क की तरफ से। मैं आपको हाथ जोड़कर सल्यूट करना चाहता हूं रोहित, दिस इज ह्यूज। लाल चौक पर एक बार हमारी फोर्सेस के लिए आप सभी का, जो आप इतनी तैनात सिक्योरिटी में, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ यहाँ पर नहीं, देश की सीमाओं पर, हर क्षेत्र में, हर राज्य में आपकी सुरक्षा करते हैं। मुझे लगता है कि उनको वोट ऑफ थैंक्स बनता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और मेरे साथ साजिद, आप दोनों जुड़े थे। मैं चाहता हूं कि आपने इस वक्त इस मुकाम पे आप मौजूद हैं, मंच पर आप मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहते हैं हमारी फोर्सेस को यहाँ से? It gives me an immense pleasure and an honor to thank the LG Shri Manoj Sinha ji and his entire office for the support. I'm highly grateful to Jammu and Kashmir Police
I'm also highly grateful to the Srinagar government and Kashmir government, Jammu and Kashmir government, our Honorable Chief Secretary Sahab Arun Kumar Mehta ji. I am also thankful to Shri Dilbag Singh ji, Honorable DGP of the Police, ADGP Shri Vijay Kumar ji, SSP Srinagar Shri Rakesh Balwal ji, SP Shri Sahil Sarangal ji, DSP Shri Shabir Sahab ji, SHO Ishaq Sahab and Tariq Sahab for the wonderful support they have given us today here in Lal Chowk. We are also extremely grateful to the Indian Army and CRPF and all other security agencies for making this possible for us and always standing up for the country's defense. I'm also thankful to all our extreme guests and panelists for the participation. Thank you, Sajid Bhai, especially for conceiving this idea, and there was one person who had faith and in us, and that we will deliver, and we have delivered. Thank you to Ms. Meenakshi Sinha ji, the president of ITV. The entire ITV team in Delhi and Srinagar Bureau, thank you so much for all your support, and also thank you for giving us an opportunity to be a part of ITV network. Our Rajya Sabha MP, Shri Kateshwar Sharma ji, we hope that we didn't let you down, sir. हमारी आन तिरंगा, हमारी शान तिरंगा, तिरंगा है हमारी आमान और तिरंगा ही है हमारा अभिमान. In case I have left anyone out, I am extremely grateful, and with all gratitude with my heart, I would like to thank everybody from the entire Rail Kashmir team to entire ITV team from Delhi. I would also like to invite the Rail Kashmir team to be on the stage and be here present with us. So Rail Kashmir team, please come up and share the stage with us. Thank you. Mike. Now, before I end this, there is something which I really want to specially mention. And yesterday in a terror attack, an innocent man, Mohammad Mumtaz, lost his life when terrorists threw a grenade in Pulwama. To honor his martyrdom, I would like everybody to kindly stand up and light a candle for his grace. So I would invite, and I would like all our participants and our guests who are on the stage to please light a candle here for his remembrance. These people have given blood and sweat to this country. Thank you. Jai Hind. Ladies and gentlemen, हम 30 सेकंड का मौन रखते हैं. दोस्तों, ये ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज की खास पेशकश. मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे सबने कहा, कि ये वही तिरंगा है जिसके लिए महात्मा गांधी से लेके सरदार पटेल से लेके भगत सिंह ने अपनी जान ने सिर्फ और सिर्फ इस तिरंगे के लिए इस तिरंगे के लिए सबने अपना बलिदान दिया. इस तिरंगे के लिए फ्रीडम स्ट्रगल हुआ. इस तिरंगे के लिए हमको आज़ादी मिली. और यही वो तिरंगा है, जब हमारे नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतते हैं तो इस तिरंगे को फहराते हैं. और यही तिरंगा है जो किसान से लेकर सैनिक इसकी रक्षा करता है. और ITV नेटवर्क ये उम्मीद नहीं रखता, ये हौसला देता है और ये विश्वास दिलाता है देश की जनता को कि हम सब के लिए तिरंगे की आन बान शान सुप्रीम है और हमारे लिए सबसे पहले देश है. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया.